चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आप बुक देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, बराबर। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि बी फार्म 6th सेमेस्टर का है, बराबर, एज़ पर PCI रेगुलेशन 3rd ईयर बी फार्मा सेमेस्टर, बराबर। तो ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 पढ़ने वाले। और मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 में आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 में हम लोग एंथेल्मेंटिक्स पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले की जो लेक्चर हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जो है वो ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। तो आज हम लोग एंथेल्मेंटिक्स स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो थोड़े बहुत लेक्चर थे वो हमने क्लियर कर दिए थे, जैसे और ये सीरियल नंबर 4 के हिसाब से चल रहा है। और इसमें हमने एंटी हेलमेंटिक्स एंटी प्रोटोजोअल और एंटी फंगल जो लेक्चर में था वो हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एंथेल्मेंटिक्स क्या होता है, बराबर। एंथेल्मेंटिक्स क्या होता है, तो एंथेल्मेंटिक्स जानने से पहले हम ये जानते हैं, हेलमेंटिक्स स्टार्ट होने से पहले हम ये जानते हैं कि ये हेलमेंटिक्स क्या होता है। हेलमेंटिक्स क्या होता है कि एक पैरासिटिक वर्म होता है। क्या होता है, एक पैरासिटिक वर्म। अब आपने पढ़ा होगा कि जो पैरासाइट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोटोजोआ और एक होता है हेलमेंटिक्स, बराबर, ठीक है। तो पैरासिटिक वर्म कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में क्या आता था, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब आता था ना। तो वैसे ही पैरासिटिक वर्म में कौन से आते हैं, एक आता है आपका प्रोटोजोआ और एक आता है आपका हेलमेंटिस, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा और इसको जूम कर देता हूँ तो क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो अब हेलमेंटिस जानने से पहले उसकी कुछ तस्वीरें देख लेते हैं ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो, है ना। अब हेलमेंटिस क्या है, देखिए हेलमेंटिस क्या है, एक पैरासिटिक वर्म है। पैरासिटिक वर्म ऑल्सो नॉन एज ए हेलमेंटिस, यानी कि पैरासिटिक वर्म को ही क्या कहा जाता है, हेलमेंटिस कहा जाता है। आर ज लार्ज मैक्रो पैरासिटिक, यानी माइक्रो और मैक्रो होते हैं ना, तो इसमें से क्या है, ये मैक्रो पैरासिटिक है, ठीक है। अब अडल्ट कैन जनरली बी सीन विद द नेगेड आई, बराबर। तो हम इसको जो है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अडल्ट्स कैन जनरली बी सीन विद द नेकेड आई। तो हम इसको नेकेड आई से जो है वो देख सकते हैं। अब इसको कैसे नेकेड आई से देख सकते हैं, क्यों देख सकते हो, मैं बताता हूँ, है ना। मैनी आर इंटेस्टिनल वर्म, बराबर। तो ये क्या इंटेस्टिनल वर्म्स होते हैं। वर्म्स आप जानते हैं, ऐसे कीड़े टाइप जो होते हैं ना, ये ऐसे जो कीड़े टाइप होते हैं ना, इनको वर्म्स बोलते हैं। अभी इनकी इमेजेस दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट आर सोइल ट्रांसमीटर। तो इनका जो ट्रांसमीटर, यानी ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, तो सोइल के द्वारा जो है या गंदगी के द्वारा जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। एंड इनफैक्ट द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, ये क्या करते हैं, उसको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको इन्फेक्ट करते हैं। अब अदर आगे देखते हैं, अदर पैरासिटिक वर्म्स सच एज स्कीटोसोम्स रिसाइड इन अ ब्लड वेसल्स, बराबर। तो दूसरे टाइप्स के, अलग अलग टाइप के पैरासिटिक वर्म्स होते हैं, जिसमें से एक ये वाला है जो कि कहाँ होता है, ब्लड के वेसल्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक, बराबर। तो आपने ये जान लिया। अब पैरासिटिक वर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स देख लेते हैं, जैसे कि कौन कौन से आता है, टाइप ऑफ हेलमेंटिक्स। अब पैरासिटिक वर्म ही है ना ये टाइप ऑफ हेलमेंटिक्स, जिसमें क्या होता है, राउंड वर्म और टैप वर्म। तो ये जो राउंड वर्म और टैप वर्म है ये बहुत कॉमन होते हैं, बराबर। ये आपके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ये आपके ब्लड, लीवर और बाइल डक्ट में पाए जाते हैं। ये टैप वर्म यानी कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और ये जो थॉर्नी हेडेड वर्म्स होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, बराबर। ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को। ये जो है वो रेयरली जो है इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को, बराबर। तो ये 4 टाइप हैं, ठीक है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हेलमेंटिक्स क्या है, पैरासिट वर्म क्या है, बराबर। मतलब दोनों एक ही चीज़ है। पहला पैरासिटिक वर्म्स जो है 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, पैरासिटिक वर्म जो है, क्या बोला था हमने, पैरासिटिक वर्म जो है 2 प्रकार के होते हैं। मतलब पैरासाइट्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोटोजोआ और एक होता है हेलमेंटिस। तो हेलमेंटिस तो क्या हो गया, पैरासिटिक वर्म हो गए, ठीक है। अब ये जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, बराबर। विव वर्म, टैप वर्म, राउंड वर्म। तो आपके ये 2 हैं। और देखिए ये गियार्डिया है, बराबर। जियार्डिया है, तो जियार्डिसिस इसी वजह से होता है, गियार्डियासिस इसी की वजह से होता है, हुक वर्म, बराबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि हेलमेंटिक्स क्या होता है, बराबर। हेलमेंटिक्स क्या होता है, पैरासिटिक वर्म्स होते हैं। क्या होते हैं,
हेलमेंटिक्स क्या होते हैं? पैरासिटिक वर्म्स होते हैं। यानी कि अब इस हेलमेंटिक्स को हमको, अगर हमारे इंटेस्टाइन में हेलमेंटिस हो जाता है, यानी कि ये पैरासिटिक वर्म्स आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, तो हम इसको क्या, आपने देखा होगा कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो पूप करते हैं, तो उन पूप में क्या होता है, ऐसे कीड़े निकलते हैं छोटे छोटे। आप गूगल पे इमेज करके देखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हेलमेंटिक्स होते हैं, हेलमेंटिस को मारने के लिए, यानी कि इन कीड़े मकोड़ों को मारने, कीड़े मकोड़े यानी कि ये जो वर्म्स हैं, इनको मारने के लिए हमको क्या देना पड़ता है? एंट हेलमेंटिस देना पड़ता है, मतलब इसकी ड्रग्स देनी पड़ती है। तो आइए पहले हम इसका डेफिनेशन जानते हैं कि एंट हेलमेंटिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप अपने नोट्स में इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं। AH मतलब एंट हेलमेंटिस, बराबर, ठीक है। एंट हेलमेंटिस आर अ ग्रुप ऑफ एंटी पैरासिटिक ड्रग। तो ये जो एंट हेलमेंटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक ग्रुप होते हैं किसके? एंटी पैरासिटिक ड्रग के, यानी पैरासाइट को मारने वाले ड्रग्स, ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? डैट एक्सपेल, बराबर, ये थोड़ा लाइट हो गया है। एक्सपेल क्या करते हैं? एक्सपेल करते हैं पैरासिटिक वर्म को। क्या करते हैं? एक्सपेल करते हैं पैरासिटिक वर्म को एंड अदर इंटरनल पैरासिटिक वर्म फ्रॉम द बॉडी। यानी कि आपके जो बॉडी का मतलब है, यानी कि आपकी जो GIT में इंटरनल, यानी कि बॉडी के अंदर जो पैरासिटिक वर्म्स हैं उसको क्या करते हैं? एक्सपेल करते हैं। जो ड्रग्स होते हैं एंट हेलमेंटिक्स, एक्सपेल यानी बाहर निकालते हैं, बराबर, यानी कि आपका इंटेस्टाइन साफ कर देते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं रहती। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, आपका ये भी बराबर, ठीक है। एक डेफिनेशन ये हो गया एंट हेलमेंटिक्स का, और एक डेफिनेशन जो है आप ये भी लिख सकते हैं कि बाकी आपको अगर ये सब रीड करना हो तो वो आप कर लीजिएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंट हेलमेंटिक्स और एल हेलमेंथियासिस, बराबर, इसी का नाम होता है। आर ड्रग्स, ये क्या होते हैं? ड्रग्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं ट्रीट करने में इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन? जो कि पैरासिटिक वर्म से हुआ हो, बराबर, यानी वर्म से हुआ हो, ऐसे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हमको एंट हेलमेंटिस देना पड़ता है। अब दीज इंक्लूड, अब कौन कौन से कितने प्रकार होते हैं इन पैरासिटिक वर्म्स के? तो जैसे कि फ्लैट वर्म हो गया, बराबर, फ्लैट वर्म हो गया, फिर फॉर एग्जांपल फ्लूक्स हो गए, टैप वर्म हो गए, राउंड वर्म हो गए, बराबर। तो ये रहे इनके कुछ इमेजेस। अब दूसरा कि एलहेमेंटिक्स ड्रग्स यूज्ड अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक वर्म्स। इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक मतलब, यानी कि इन्वेजन मतलब क्या? आक्रमण। यानी कि ये पैरासिटिक वर्म्स जो होते हैं, ये जो वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, आपके क्या करते हैं? इंटेस्टाइन पे क्या करते हैं? इन्वेड करते हैं, यानी हमला करते हैं। तो उसी को मारने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसी की अगेंस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? एंड हेलमेंटिक्स ड्रग्स, जैसे कि राउंड वर्म हो गए, पिन वर्म हो गया, वीप वर्म हो गया, ये सब क्या है? वर्म्स हैं। अब इनको हटाने के लिए, यानी इनको किल करने के लिए या साफ़ करने के लिए हम लोग ये ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो है हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन जो है वो देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन में, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन में आपको क्या मिल जाएगा? क्लासिफिकेशन में जो है ये आपको क्या मिल जाएगा? क्लासिफिकेशन में देखिए बेंजीमिडाजोल है। अब बेंजीमिडाजोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बराबर। ये तो मैंने एग्जाम में लिखा था, मोड ऑफ एक्शन सिर्फ इसका ही मोड ऑफ करना, मतलब इसके तो आपका मतलब आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपके अपने हिसाब से तैयारी करते हैं कि किस में स्ट्रक्चर बनाना है, किस में मोड ऑफ एक्शन लर्न करना है कि नहीं करना है। तो ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, इसलिए मैंने लिखा था सिर्फ इसका मोड ऑफ एक्शन ही करना है, यानी स्ट्रक्चर कुछ नहीं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब शुरू करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या है कि आपका जो बेंजीमिडाजोल है उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें अल्बेंडाजोल आता है, मेबिंडाजोल आता है, ऊपर ओवरऑल जो है ये वाला ही जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दूसरे पाइपेरिजीन डेरिवेटिव्स आते हैं, बराबर, तो उसमें ये ड्रग्स लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा। हेट्रोसाइकिल्स आते हैं, उसमें भी ड्रग्स लिखे। नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं, बराबर, विनाइल पैरामिडीन्स आता है, अमाइड आता है, नाइट्रो डेरिवेटिव्स आता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है। अब इसी को हम पढ़ेंगे और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानेंगे। उससे पहले जो है हम देख लेते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। अगर आप GTU में हैं, अगर आप GTU के बच्चे हैं, गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी वाले GTU के अंडर आते हैं, तो आपको ये जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगे। अब हेलमेंटिक्स क्या है? हेलमेंटिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक होता है कि गिव द आयुपेक नेम सिंथेसिस, यानी देखिए इसमें इतना क्लासिफिकेशन ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि ये सिंथेसिस हो गया, मैकेनिज्म ऑफ, देखिए तो क्या पूछा है? गिव द आयुपेक नेम सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एल्बेंडाजोल, मेबिंडाजोल, एलिमेंटिक्स। तो ये क्या थे? ये बेंजीमिडाजोल ही थे ना। तो ये जो है
ये जो है वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसका देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला तो बेंजीमिडाजोल में कौन से आते हैं, मेबिंडाजोल आता है, तो देखिए उसका उसका आयुपैक नेम और सिंथेसिस, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपको कितना पढ़ना है। तो व्हाट इज एंथेल्मेंटिक्स, तो ये तो मैंने बता दिया आपका कैसा है। अब एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजीमिडाजोल, तो बेंजीमिडाजोल यानी कि इसमें कौन कौन, बेंजीमिडाजोल जैसे बताया अभी मैंने क्लासिफिकेशन में, इसमें कौन कौन से ड्रग्स आती हैं, एल्बिंडाजोल आती है, मेबिंडाजोल आती है, बराबर, थियाबेंडाजोल आती है, तो हमको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो यहाँ लिखना होता है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे कि राइट अ नोट ऑन हेलमेंटिक्स, राइट डाउन सिंथेसिस, बराबर, तो हमको इसका क्या करना होता है, जो है सिंथेसिस लिखने होते हैं इसमें, जो इसके सिंथेसिस लिखने होते हैं, यानी ओवरऑल अगर आप देखने जाएं, ओवरऑल अगर इसमें देखने जाएं तो इसमें आपके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, देखिए, तो इसमें आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आएंगे, जैसे कि आपके एंथेल्मेंटिक्स में क्या क्या पूछ सकते हैं ये लोग, हेलमेंटिक्स में पूछेंगे कि आप एक इसका एक काम करिए कि इसमें लिख दीजिए राइट अ नोट ऑन एनहेलमेंटिक्स, फिर उसका क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो बना सकते हैं, बराबर। तो आपकी 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, कितने, 4 चीज़ें जो है वो आपके इसमें पूछ सकते हैं। अब ये कौन कौन सी 4 चीज़ें होती हैं ओवरऑल, देखिए, एक ऐसा, या तो ऐसा बोल देंगे कि राइट अ नोट ऑन एनहेलमेंटिक्स, या फिर बोलेंगे कि क्लासिफिकेशन, बराबर, या फिर बोलेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेबिंडाजोल, या मतलब जो बेंजीमिडाजोल था उसका कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग पूछ सकते हैं, या फिर पूरा बोल देंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ। बाकी इसमें सिंथेसिस जो है वो मेबिंडाजोल की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आप एक्स्ट्रा है, तो आप इसको अपने हिसाब से लिख के अपने नोट्स में बना सकते हैं, बराबर। तो अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम सबसे पहले ये चीज़ें जानते हैं कि सबसे पहले हम ये चीज़ें जानते हैं कि इमोबिलाइजेशन क्या होता है। इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि मोबिलाइजेशन। तो मोबिलाइजेशन मतलब किसका, यानी कि सेल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, तो किसी भी बैक्टीरिया किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो उसका जो होता है ट्रांसफ़र, बराबर, तो वो कम ज़्यादा होना यानी कि इमोबिलाइजेशन, बराबर। तो अगर हम उसको कम ज़्यादा करेंगे, सॉरी थोड़ा सा हिल गया, बराबर, तो हम उसको, ठीक है, अगर हम उसको जो है कम ज़्यादा करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम अभी देखेंगे। तो इमोबिलाइजेशन मतलब आप एक वर्ड में समझ सकते हैं, तो यानी कि मूवमेंट, बराबर। तो किसका मूवमेंट, यानी कि सेल के अंदर जो चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका मूवमेंट। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि बीटा ट्यूबुलिन क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि बीटा ट्यूबुलिन क्या होता है। तो देखिए कि बीटा ट्यूबुलिन क्या है, वो इट इज़ अ प्रोटीन सर्व एज अ स्केलेटल सिस्टम ऑफ अ लिविंग सेल्स, यानी लिविंग सेल्स के अंदर जो भी स्केलेटल सिस्टम होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी एक स्केलेटल सिस्टम से बनी हुई है, तो वैसे ही हर चीज़ के लिए क्या होता है, एक स्केलेटल सिस्टम होता है। तो लिविंग सेल्स का भी एक स्केलेटल सिस्टम होता है, तो वो किसकी वजह से बनता है, वो प्रोटीन, कौन से प्रोटीन, बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से, बराबर, ठीक है। उसके बाद इनहिबिट उसके बाद क्या करता है, जैसे कि हमारा जो ड्रग्स है वो क्या करता है, बाइंड करता है बीटा ट्यूबुलिन के साथ, मतलब ठीक है, बाइंड करता है बीटा ट्यूबुलिन के साथ। उसके बाद इनहिबिट करता है माइक्रोट्यूब्यूल को। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, वो एक इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि वो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, ग्लूकोज अपटेक, यानी कि अगर कोई भी सेल है तो उसको ग्लूकोज की ज़रूरत होगी उसके ग्रोथ और मूवमेंट के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए, बाकी प्रोसेस करने के लिए उसको क्या ज़रूरत होगी, ग्लूकोज अपटेक की, क्योंकि वो ग्लूकोज से ही एनर्जी क्रिएट करेगा। तो हमको कोई भी सिंथेसिस के लिए ग्लूकोज का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो किसके आता है, तो वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनकी वजह से आता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है सेल का ग्रोथ और मूवमेंट, यानी अगर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा तो जो भी वर्म है हमारा, तो वर्म का क्या होगा, सेल ग्रोथ एंड मूवमेंट जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। वैसे ही तो जैसे ये इनहिबिट करता है माइक्रोट्यूब्यूल को, तो ये क्या कर देता है, जो ग्लूकोज अपटेक होता है, जिसको एनर्जी के लिए या सिंथेसिस के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, उसको रिड्यूस कर देता है, जिससे कि क्या होता है, इमोबिलाइजेशन हो जाता है एंड डेथ ऑफ द इंटेस्टिनल पैरासाइट, यानी कि क्या होता है, स्लो इमोबिलाइजेशन हो जाता है। मतलब कि जो भी मूवमेंट था, यानी जो भी चीज़ का मूवमेंट था, किसका, जैसे ग्लूकोज अपटेक का मूवमेंट, बाकी जो भी सिंथेसिस के मूवमेंट्स, तो जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी की कमी होने लगती है और ग्लूकोज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी ग्लूकोज नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा तो सेल का ग्रोथ नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, बाकी प्रोसेस जो है रुक जाएंगे, यानी कि स्लो इमोबिलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डेथ ऑफ द इंटेस्टिनल पैरासाइट, जिसकी वजह से पैरासाइट का जो है डेथ हो जाएगा। तो ये हो गया मोटा मोटा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है।
तो अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं कि अगर आपको इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट्स लाइन है वो अगर आपको बना के लिखनी हो तो वो आप लिख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें आती हैं आप उसको भी लिख लीजिएगा तो आपके लिए जो है वो काम आएगा। जैसे कि मेबिंडाजोल है तो एल्बिंडाजोल में क्या होता है, एल्बिंडाजोल का मोड ऑफ एक्शन आप यही वाला लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर है, एडवर्स इफेक्ट है, क्लिनिकल यूजेस है, तो ये आप सब देख के अपने नोट्स में बना सकते हैं, ठीक है। जिसको भी थोड़ा और डिटेल में जानना हो तो वो ये सब देख के बना सकता है, ठीक है। तो मेबिंडाजोल का और इसका जो आयुपैक नेम होता है, यहाँ पे सी गायब हो गया, ठीक है। आयुपैक नेम जो होता है वो क्या होता है, वो जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था, तो वो आप देख के इसमें से बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सिंथेसिस जो है मेबिंडाजोल की वो भी इंपॉर्टेंट है। वैसे सिंथेसिस तो मैंने बोला है पहले वीडियोस में कि मैं अलग से उसको पूरा कराऊंगा, बराबर, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्लिनिकल यूजेस देख सकते हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट देख सकते हैं, बराबर। फिर थियाबेंडाजोल है, तो आप ये सब जो है देख के आप अपने इंपॉर्टेंट जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप इसमें नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये रहा पाइपेराजिन के मैकेनिज्म्स, तो ये अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे, वैसे ये इतने हैं नहीं, लेकिन जीपैट के एग्ज़ाम से हिसाब से देखें तो अगर उसमें आते हैं तो उसके आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये सब जो है इसमें से देख के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पे लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। तो अभी तक हमने कितना ख़त्म कर दिया है अभी तक, चलिए ये देख लेते हैं उसके बाद। तो ये रहा, आप अगर इसमें से बनाना चाहते हैं तो आप जो है वो पूरा बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो हमारा जो है ये जो है पूरा हेलमेंटिक्स जो है वो ख़त्म होता है, यानी कि अब हमारा यानी कि हमारा एंटी फंगल और एंटी प्रोटोजोर और एंट हेलमेंटिक्स जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब सल्फोनामाइड्स बाकी है, तो अब हम सल्फोनामाइड्स भी ख़त्म करेंगे, फिर चैप्टर 5 पे आएंगे, फिर लास्ट में हम सिंथेसिस आर भी देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा वीडियो, यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।